ई कॉमर्स फोटोग्राफी के अंदर अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। अब मैं एआई को कैसे यूज करता हूं, तो जब तक आप अपने मॉनिटर को कलर कैलिब्रेट नहीं करेंगे तब तक वो आपको एक्यूरेट कलर्स नहीं दिखाएगा। सो मेरे हिसाब से किसी भी फोटोग्राफर को एआई से नहीं डरना चाहिए। आप फोटोग्राफी जब सीखोगे तो आपको प्रॉपर एक्सपोजर समझ में आएगा, आपको कॉम्पोजिशन समझ में आएगी और यही सारी की सारी चीजें यूज होंगी वीडियोग्राफी के लिए। मतलब ये कि आपको ट्राइपॉड यूज करना है, बिना ट्राइपॉड को यूज किए आपको फोटोग्राफी नहीं करनी। फूड फोटोग्राफी एआई रिप्लेस कर सकता है? यस। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन गौर और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम आपके सवाल मेरे जवाब में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके उन सवालों के जवाब देता हूं जो आप मुझसे पूछते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बिना देर किए फटाफट से शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल पूछा है आशुतोष जायसवाल ने और ये कहते हैं, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्ट फोटोग्राफी। We shoot multiple products with 4-5 angles, then the angle is different in another product. How to achieve same again? मतलब ये कि ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं और 4-5 एंगल्स इनको पर प्रोडक्ट के देने होते हैं, पर जैसे ये दूसरा प्रोडक्ट शूट करने लगते हैं तो उसमें एंगल्स चेंज हो जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए? ई कॉमर्स फोटोग्राफी के अंदर अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये कि आपको लाइट को कांस्टेंट रखना है और अपने कैमरा को एक पोजीशन के ऊपर फिक्स रखना है। मतलब ये कि आपको ट्राइपॉड यूज करना है, बिना ट्राइपॉड को यूज किए आपको फोटोग्राफी नहीं करनी। सो अगर आपका ट्राइपॉड के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है वो नहीं हिलेगा तो आपका कैमरा एंगल चेंज नहीं करेगा। अब दूसरी चीज कि आपको प्रोडक्ट को एक ही पोजीशन के अंदर रखना है। हर बार जब आप प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए और आपको एंगल भी एक्यूरेटली मूव करना है। तो इसका आसान तरीका यह है कि आप एक टर्न टेबल खरीद लो। मोटराइज भी आती हैं, मैनुअल भी आती हैं। अमेजन के ऊपर जाओगे वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो अब इमेजिन करके देखो कि आपने एक टर्न टेबल रखी हुई है, कैमरा आपका फिक्स है, इस टर्न टेबल के ऊपर आपने प्रोडक्ट रखना है। आप हमेशा उसको सेंटर में रखोगे और जितने भी एंगल्स लेने हैं आपको इस टर्न टेबल को हल्का सा घुमाना है। आपने शॉट ले लिया, फिर घुमाया, आपने शॉट ले लिया, आपने 4-5 शॉट्स ले लिया और उसके बाद में इस प्रोडक्ट को आपने हटाया और दूसरे प्रोडक्ट को लाकर उसी जगह पर रख दिया। सो आपके एंगल्स हमेशा मैच करेंगे क्योंकि ना तो आपका कैमरा मूव करेगा और प्रोडक्ट की प्लेसमेंट भी आप एक ही जगह पे करेंगे, आप एक ही तरीके से उसको मूव करेंगे तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो बहुत सिंपल है, टर्न टेबल को यूज करके एक बार देखो, बहुत एक्सपेंसिव नहीं आती, बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी। अगला सवाल पूछा है मानसा ने और ये कह रहे हैं, सर एआई फोटोग्राफी करियर डिस्ट्रॉय कर सकता है क्या? यार एआई ने ऑलरेडी करियर्स डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन उन लोगों के करियर खराब हो रहे हैं जिन्होंने एआई को नहीं सीखा। अगर आप एआई से डरोगे तो डेफिनेटली आप पीछे चले जाओगे और एआई आपको रिप्लेस कर देगी। और ये सिर्फ फोटोग्राफी में ही नहीं, हर फील्ड के अंदर हो रहा है। आपको एआई को सीखना है और एआई को यूज करना है। अगर आप एआई को सही तरीके से यूज करना सीख लोगे तो आपको एआई से डरने की जरूरत नहीं है। आप सोच के देखो कि किस तरीके की फोटोग्राफी एआई से की जा सकती है। फूड फोटोग्राफी एआई रिप्लेस कर सकता है? यस, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स ने एआई बेस्ड फूड फोटोग्राफी को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर बैकग्राउंड कट एआई कर सकता है, पीछे बैकग्राउंड रिप्लेस कर सकता है, लेकिन बहुत सारे ब्रांड बहुत जल्दी एआई रिलेटेड इमेजेस को यूज करना बंद करने वाले हैं। अब और कहां एआई फोटोग्राफर्स को रिप्लेस कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि वेडिंग फोटोग्राफी में, फैशन फोटोग्राफी के अंदर एआई फोटोग्राफर्स को रिप्लेस कर सकती है। एआई को आपको यूज करना सीखना चाहिए क्योंकि अगर आज के टाइम में आपने एआई का एडवांटेज उठाना नहीं शुरू किया तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाएंगे। अब मैं एआई को कैसे यूज करता हूं? मैं एआई को यूज करता हूं दो जगह। जब मेरे को कॉन्सेप्ट क्रिएट करना होता है और अपने क्लाइंट को दिखाना होता है शूट से पहले, तब मैं कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए एआई को यूज करता हूं। और दूसरा मैं वहां यूज करता हूं जब मैंने इमेज को शूट कर लिया और उस इमेज के अंदर मेरे को एडिटिंग करनी है। एडिटिंग के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल है एआई। इनफैक्ट यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो इसको मैंने स्टूडियो में शूट किया है और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने एआई से जनरेट किया है। अब एआई मैं सिर्फ फोटोशॉप में यूज कर रहा हूं या एआई मैं लाइट रूम के अंदर यूज कर रहा हूं सिर्फ वो भी मास्किंग के लिए, या एआई मैं यूज करता हूं कैप्चर वन के अंदर मास्किंग के लिए। एआई से मैं 100% इमेज जनरेट नहीं कर रहा हूं।
बहुत सारे लोग एआई को वीडियो एडिटिंग में यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो के अंदर बैकग्राउंड्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी YouTube ने अपनी एल्गोरिथम को चेंज किया है और उसने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है कि कौन सी एआई जनरेटेड वीडियो है या कौन सी ओरिजिनल वीडियो है। इनफैक्ट YouTube अब पूछने लगा है कंटेंट क्रिएटर से कि आप जो वीडियो डाल रहे हैं क्या वो एआई जनरेटेड है या नहीं है। बहुत जल्दी ही बड़ी बड़ी वेबसाइट डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगी एआई कंटेंट के अंदर और ओरिजिनल कंटेंट में। और जब ये होगा तो थोड़ा बहुत जो फोटोग्राफी का बिजनेस अभी कम हुआ है, जो लोग अभी एआई से फोटोग्राफ्स को क्रिएट करके वेबसाइट्स पे डाल रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि हर ब्रांड अपने प्रोडक्ट को ओरिजिनल दिखाना चाहेगा। अगर वहां कहीं पर भी ये लिखा आ गया कि ये इमेज ओरिजिनल नहीं है, एआई जनरेटेड है, तो उस ब्रांड को बहुत नुकसान होगा। इनफैक्ट आपको एआई को सही तरीके से सीखना चाहिए ताकि आप लोगों के साथ कंपीट कर सकें और टाइम के साथ अपने आप को डेवलप कर सकें। अगला सवाल पूछा है किशोर सीतारमन ने और ये पूछ रहे हैं मैकबुक M1 Max लैपटॉप का मॉनिटर क्या फोटो एडिटिंग के लिए अच्छा है, क्या इसको भी कैलिब्रेट करना चाहिए? डेफिनेटली किशोर, आपको आपके लैपटॉप को कैलिब्रेट करना चाहिए। आपके पास में चाहे जितना मर्जी एक्सपेंसिव लैपटॉप हो और आपने अगर उसको मॉनिटर के साथ भी कनेक्ट किया है और आपने मॉनिटर बहुत एक्सपेंसिव खरीदा हुआ है, वो फैक्ट्री कैलिब्रेटेड आया है, तब भी आपको उसको कैलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि जब आप मॉनिटर को कैलिब्रेट करते हैं तो कैलिब्रेटर उस रूम की लाइटिंग के हिसाब से कैलिब्रेट करता है। कैलिब्रेटर sRGB के कलर्स को कैलिब्रेट करता है, Adobe RGB के कलर्स को कैलिब्रेट करता है, DCI कैलिब्रेट करता है। तो जब तक आप अपने मॉनिटर को कलर कैलिब्रेट नहीं करेंगे तब तक वो आपको एक्यूरेट कलर्स नहीं दिखाएगा। सो दो तरीके की कैलिब्रेशन होती हैं, एक होती है हार्डवेयर बेस्ड कैलिब्रेशन और एक होती है सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलिब्रेशन। सो मैं सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलिब्रेशन तो कभी भी सजेस्ट नहीं करता। हार्डवेयर बेस्ड कैलिब्रेशन वो होती है जिसके अंदर आप एक एक्सटर्नल कैलिब्रेटर को यूज करते हैं, उसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं और वो रीड करता है आपका जो मॉनिटर है वो किस तरीके के कलर्स को दे रहा है और उसके हिसाब से वो कलर प्रोफाइल बनाता है जिसको बाद में आपका कंप्यूटर यूज करता है, चाहे वो लैपटॉप हो या एक्सटर्नल मॉनिटर आप यूज कर रहे हैं, दोनों ही केसेस के अंदर। अब यहां पर अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर यूज कर रहे हैं तो एक्सटर्नल मॉनिटर के अंदर भी दो तरीके की कैलिब्रेशन होती है। एक कैलिब्रेशन वो होती है जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर होती है, मॉनिटर के अंदर हार्डवेयर बेस्ड नहीं होती, और एक मॉनिटर वो होता है जिसके अंदर की हार्डवेयर बेस्ड कैलिब्रेशन होती है। तो इतना ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी चीज है कि आपने जो भी मॉनिटर खरीदा है उस मॉनिटर को आपको अच्छे से कैलिब्रेट करना चाहिए। आपने जो भी लैपटॉप खरीदा है उस लैपटॉप को आपको कैलिब्रेट करना चाहिए और कैलिब्रेट करने के लिए आपको एक कैलिब्रेटर जरूर खरीद लेना चाहिए। सो अगला सवाल लेते हैं और ये पूछा है अमित सिंह ने और ये जानना चाहते हैं कि HDR और एक्सपोजर ब्रैकेटिंग किस तरीके से मैनुअल पे काम करती है। इनको ये तो पता है कि ऑटो और सेमी ऑटो मोड में ये किस तरीके से काम करती है, पर मैनुअल मोड के अंदर जो 3 पैरामीटर्स हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं। सो अमित, HDR फोटोग्राफी अगर आप कर रहे हैं और आप मैनुअल मोड के ऊपर शूट कर रहे हैं, सो आपको मैनुअली एक्सपोजर को कम या ज्यादा करना पड़ेगा। आपके पास में कोई और ऑटो ब्रैकेटिंग का ऑप्शन नहीं है। आपको तीनों में से मतलब शटर स्पीड, अपर्चर और ISO में से क्या चेंज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर आप ब्रैकेटिंग कर रहे हैं HDR इमेज के अंदर, सो उसमें आपको ISO को चेंज करना चाहिए ताकि आपकी शटर स्पीड और अपर्चर सेम रहे, कांस्टेंट रहे, उसके अंदर कहीं पर कोई मूवमेंट नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज नहीं होनी चाहिए। सो ISO को बढ़ाकर और उसको घटा करके आप HDR इमेज क्रिएट कर सकते हैं, आप ब्रैकेटिंग कर सकते हैं। पर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि अगर आपके पास में एक अच्छा कैमरा है जिसकी डायनामिक रेंज अच्छी है तो आपको HDR इमेज खींचने की अब जरूरत नहीं पड़ती है। आप रॉ फाइल के ऊपर शूट कीजिए, उस रॉ फाइल को आप लेकर जाइए फोटोशॉप के अंदर या उस रॉ फाइल को आप ओपन कीजिए किसी भी रॉ प्रोसेसर के अंदर और वहां पर आप 3 इमेजेस जनरेट कर लीजिए। इनफैक्ट आज आप सिंगल रॉ फाइल से HDR इमेज बना सकते हैं, बहुत ईजी है। सो मैनुअल के ऊपर ब्रैकेटिंग करना आज की डेट के अंदर मेरे को समझ में नहीं आता, पर फिर भी अगर सेफर साइड आप जाना चाहते हो तो आपको ट्राइपॉड पे आपका कैमरा यूज करना चाहिए और आपको मैन्युअली ISO को चेंज करके आपके एक्सपोजर को घटाना और बढ़ाना चाहिए। एक और सवाल ले लेते हैं और ये पूछा है विनायक स्टूडियो ने और ये कह रहे हैं हेलो सर, केल्विन और कस्टम वाइट बैलेंस के बारे में बताइए। कस्टम वाइट बैलेंस सेट करते समय जब फोटो लेते हैं
तो ऐड करने के लिए वाइट बैलेंस क्या रखें, ऑटो रखें या कैल्विन पर रखकर फोटो खींचें? ओके, सो विनायक, मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है वाइट बैलेंस के ऊपर। इनफैक्ट 3 वीडियो की सीरीज है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा या यहाँ ऊपर कहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख लो, आपको वाइट बैलेंस, कस्टम वाइट बैलेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जहां तक बात है कि आपको किस तरीके से वाइट बैलेंस की इमेज को खींचना चाहिए, मेरे ख्याल से आप या तो कैनन यूज कर रहे हो या आप सोनी यूज कर रहे हो, क्योंकि वहीं पर ही इमेज को पहले कैप्चर करना होता है और उस इमेज को रेफरेंस इमेज देनी होती है कस्टम वाइट बैलेंस के लिए। सो जब आप वाइट बैलेंस के लिए कस्टम इमेज शूट कर रहे हैं, उस टाइम आपको ऑटो पे नहीं रखना है और कैल्विन पर भी नहीं रखना है। आपको उसके अलावा जो भी आपके पास में प्री डिफाइंड वाइट बैलेंस है उस पर रखकर आप इमेज को खींच सकते हो। अब निकॉन के अंदर काफी इजी हो जाता है, क्योंकि निकॉन के अंदर मेजर मोड ऑन हो जाता है। जैसे ही आप वाइट बैलेंस लेने के लिए जाओगे, सो वहां पे लिखा होता है मेजर, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस ले लेगा। वो कोई इमेज खींचता है या नहीं खींचता, पर हमें बाहर कोई इमेज नहीं दिखाई देती है, वो सिंपल मेजर करता है और मेजर करके वाइट बैलेंस को करेक्ट कर देता है। पर कैनन और सोनी के अंदर आपको इमेज रेफरेंस देना होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी आप वाइट बैलेंस के लिए इमेज रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, उस टाइम आपको ना ऑटो यूज करना है, ना ही आपको कैल्विन यूज करना है। आपको प्री डिफाइंड सन या टंगसन के अंदर से कोई भी यूज करके आप इमेज को क्रिएट कर लो और आपका कैमरा वाइट बैलेंस को एक्यूरेट कर देगा। अब मैं यहां पर 2 क्वेश्चंस ले रहा हूं जो कि मेरे से काफी लोगों ने पूछे हैं। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि फोटोग्राफी को शुरू करने के लिए, फोटोग्राफी सीखने के लिए कौन सा कैमरा लेना चाहिए जब आप फोटोग्राफी की शुरुआत कर रहे हो। तो सबसे पहला जवाब तो ये है कि जो भी आपके बजट के अंदर आए आपको वो कैमरा लेना चाहिए। और इस चीज का ध्यान रखना कि सिर्फ कैमरा बॉडी और लेंस ही आपको नहीं खरीदना है, आपको ट्राइपॉड भी चाहिए होगा, आपको लाइट भी चाहिए होगी। तो जो भी आप बजट बना रहे हो उस बजट के अंदर आप पहले ट्राइपॉड को ऐड कर लो, जो कि मेरे हिसाब से 15 से 20 हजार रुपए के बीच में आएगा, ठीक ठाक ट्राइपॉड। और अच्छा ट्राइपॉड ही लेना, सस्ता मत लेना। और इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी 1 या 2 लाइट्स की। तो लाइट बेसिक आपको 1500-2000 रुपए के अंदर मिल जाती है, तो कम से कम उस चीज को आप लिख लेना। इसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है उस पैसे के अंदर कौन सा कैमरा या कौन सा लेंस आपके लिए फिट बैठता है आपके बजट में, वो आपको लेना चाहिए। आज की डेट में सारे कैमरास बहुत अच्छे हैं, हर कैमरा वीडियोस भी बना सकता है, हर कैमरा इमेजेस भी खींच सकता है। तो जितने भी कैमरास आजकल आ रहे हैं ना, मिररलेस कैमरास, ये सारे हाइब्रिड कैमरास हैं। पर एक चीज मैं यहां पर ऐड कर देता हूं कि आपको डीएसएलआर कैमरा नहीं खरीदना है। आपको डीएसएलआर कैमरा तभी खरीदना है जबकि आपके पास में सिर्फ 10, 15, 20 हजार रुपए का बजट हो। पर अगर आपके पास बजट 60, 70 हजार रुपए का है तो आपको मिररलेस से ही शुरू करना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है तो क्या फोटोग्राफी से शुरुआत करनी चाहिए या डायरेक्टली वीडियोग्राफी करनी चाहिए। सो मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है, आपको फिल्म मेकिंग नहीं सीखनी है, सो आपको फोटोग्राफी से शुरुआत करनी चाहिए। आप फोटोग्राफी जब सीखोगे सो आपको प्रॉपर एक्सपोजर समझ में आएगा, आपको कॉम्पोजिशन समझ में आएगी और यही सारी की सारी चीजें यूज होंगी वीडियोग्राफी के लिए। पर हाँ, अगर आप फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हो तब मैं ये आपको कहूंगा कि आपको फिल्म मेकिंग का कोर्स करना चाहिए। पर अगर आपको फोटोग्राफी भी करनी है और वीडियोग्राफी भी करनी है तो फोटोग्राफी सीखो और उसको यूज करो वीडियोस के लिए। सो अब एक्चुअल में मजा आने लगा है, क्योंकि अब सिर्फ लेंसेज और कैमरा के बारे में सवाल नहीं आ रहे हैं। अब आप लोग जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो वो फोटोग्राफी से रिलेटेड हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड हैं। सो इसी तरीके से आप मुझसे सवाल पूछते रहो, मैं इसी तरीके से आपको जवाब देता रहूंगा। इस चीज का ध्यान रखना कि वीडियो तभी इंटरेस्टिंग बन सकता है और उतना इंटरेस्टिंग बन सकता है जितने इंटरेस्टिंग सवाल आप मुझसे पूछोगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ, नए जवाब के साथ।